Hello students, I am again back with part 4 of chapter number 3, Soil Resources. Students, I hope you all have seen part 1, 2 and 3 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 3 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल से. ये जो वर्ड कंजर्वेशन है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संरक्षण. तो भाई सॉइल को संरक्षण की क्या रिक्वायरमेंट है, मिट्टी को संरक्षण की, मृदा को संरक्षण की क्या ज़रूरत है. ठीक है, तो जो सॉइल है जिसे हम मृदा भी कहते हैं, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं, उसको भी बहुत रिक्वायरमेंट है किसकी, कंजर्वेशन की. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ, देखो बेटा भले ही वो इंसेक्ट्स हों, बग हों, एनिमल हों, ह्यूमन हों, हम सबको अगर अर्थ पे सर्वाइव करना है तो हमारी डिपेंडेंसी अल्टीमेटली किस पे ही बनती है, सॉइल पे ही बनती है. और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल की एक छोटी सी लेयर बनने में. ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर जो सॉइल की बनती है उसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं. पर इट कैन बी वॉश्ड अवे इन अ फ्यू आवर्स. अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ हवा चल गई, तूफान आ गया, तो वो 1 घंटे में पूरी की पूरी लेयर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है या डिस्प्लेस हो जाती है या वॉश्ड अवे हो जाती है, नदियों में जाके मिल जाती है. पर बनने में इसको कितना टाइम लगा था, हज़ारों साल लगे थे ना. सो इट कैन बी वॉश्ड अवे इन अ फ्यू आवर्स बाय डिफरेंट इरोजनल एजेंट. अब डिफरेंट इरोजनल एजेंट क्या हो सकते हैं बेटा, विंड भी हो सकती है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, या और कोई एजेंट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. चलो, सो वी शुड कंजर्व दिस प्रीशियस एसेट. ये बेटा हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, एसेट है, तो हमें इसे कंजर्व करके रखना चाहिए. किसके लिए कंजर्व कर रहे हैं हम इसे, अपने बेटरमेंट के लिए. अगर हम सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट सॉइल कंजर्वेशन के लिए कोई प्लान ला रही है तो वो किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति के लिए नहीं ला रही है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ला रही है. तो हमें अगर हमारा बेटरमेंट देखना है तो हमें सॉइल कंजर्वेशन की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल हमारे लिए असेट है. बहुत सारी मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन की जो मुझे लगता है बोर्ड पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है. तो अब सॉइल कंजर्वेशन की मेथड्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा. क्या है सॉइल कंजर्वेशन, पहले तो हम देखेंगे ह्यूमन का एफर्ट होता है कि वो सॉइल को इरोड होने से, सॉइल का इरोजन होने से बचाए. इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन. जब ह्यूमन बीइंग इंटेंशनली ऐसा करें, कोई ऐसा काम करें जिससे सॉइल इरोजन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है, और ऐसा हमें क्यों करना है बेटा, सॉइल कंजर्वेशन क्यों करना है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, टू कंजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो सॉइल कंजर्वेशन एक एफर्ट है जिसे ह्यूमन करता है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आदमी द्वारा, ह्यूमन द्वारा किए गए कामों को जिससे सॉइल कंजर्व हो, उसे क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन. और हम क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सॉइल की फर्टिलिटी हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रखती है ना. खाना पीना कहाँ से लाएंगे. चलो, तो पहली मेथड है काउंटर बंडिंग या टेरेसिंग. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है. काउंटर बर्निंग मैं आपको ओरली नहीं समझा पाती, इसलिए मैंने गूगल से ये इमेज ली है, ज़रा ध्यान से देखना. ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन पे, हिली रीजन पे ही कॉन्टोर लाइन के ऊपर जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसे कॉन्टोर प्लोइंग कहते हैं. अब क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल लाइन है ना, ये ऐसी लाइन है, ठीक है. यहाँ पर हमने बर्न बना दिया. बर्न क्यों बनाया बेटा, जिससे ये जो पानी हो ये यहीं पर रहे, जो सॉइल है वो यहीं पर रहे, नीचे की तरफ ना जाए. बात समझ में, देखो नहीं आया होगा समझ में. ये सपोज करो ये माउंटेन है ना, आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है. एक कॉन्टोर लाइन ये है, दूसरी कॉन्टोर लाइन ये है, तीसरी कॉन्टोर लाइन ये है. और कॉन्टोर लाइन क्या होती हैं, किसी भी हिली रीजन पे, माउंटेनियस रीजन पे सेम हाइट को जोड़ने वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्टोर लाइंस. तो हम इन कॉन्टोर लाइंस पे प्लगिंग करने लगे, प्लोइंग करने लगे, खेती करने लगे. हमने यहाँ पर उठा के एक बर्न बना दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर सॉइल इरोजन भी होगा तो ये जो मिट्टी है यहाँ से यहाँ तक ही जा पाएगी, नीचे जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से थोड़ा सा उठा के क्या बना दिया, बर्न बना दिया. ये दिख रहा है, इधर पे मिट्टी रहेगी और ये बर्न है जिसके कारण ये मिट्टी नीचे नहीं आ पाएगी. इसको एक बार और ऐसे देख सकते हो, ये माउंटेन है या हिल है, ये एक कॉन्टोर लाइन हुई, ये दूसरी कॉन्टोर लाइन हुई,
ये तीसरी कॉन्टूर लाइन हुई, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा उठा के बर्न बना दिए हैं जिससे जो मिट्टी है वो यहाँ अंदर ही रहे, ये ठीक है। होप समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया ना तो कॉन्टूर प्लोइंग अलग से देख लेना, तुम कहाँ पर यूट्यूब में देख लेना तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेटा काउंटर बंडिंग तो क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ है कंटूर बंडिंग टेरेसिंग तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके इमेजेस जब देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा प्लगिंग ऑफ गलीज रेवाइंस इन डाइसेक्टेड एरिया। डाइसेक्टेड एरिया मतलब रिवर द्वारा कटा छटा जो एरिया होता है। रिवर, कई बार रिवर जाती है एक एरिया में डिवाइड क्रिएट कर देती है, ठीक है, या किसी और वजह से अगर कोई डिवाइड आया है तो जो डाइसेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर जो रवाइंस होती हैं, जो गलीज होती हैं, उनकी प्लगिंग हो जानी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, उन्हें बंद हो जाना चाहिए। सॉइल इरोजन के कारण जब गहरी नालियाँ बनते जाती हैं जिन्हें हम गलीज कहते हैं, तो वहाँ पर भी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती, वहाँ पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, जितनी भी गलीज बनी है उनकी प्लगिंग करनी, मतलब उन्हें बंद कर देना है, वहाँ पर कोई ना कोई मटेरियल लाकर फिल कर देना है, सॉइल फिल कर देना है। ऐसे डाइसेक्टेड एरिया में जो रवाइंस है उन्हें फिल कर देना है, जो रवाइन लैंड है उसको भी भर देना है। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हो, ठीक है। होगा क्या, सपोज करो ये लैंड एरिया ये बराबर है, प्लेन है, यहाँ पर एक गली बन गई है। अब इस गली से कंटिन्यू जब पानी बहता जाएगा तो यहाँ पर जो सॉइल होगी वो तो बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाएगी, है ना। तो इस वजह से इस गड्ढे को आपको भर देना है। ऐसे डाइसेक्टेड एरियाज में भी जो रवाइंस हैं उन्हें भी भर देना चाहिए, जो रवाइन लैंड है उसकी फिलिंग हो जानी चाहिए, प्लगिंग हो जानी चाहिए, क्लियर है। सेकेंड मेथड, अब हम एफॉरेस्टेशन की बात करेंगे तो बेटा आपको बचपन से पता है कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं जो ट्रीज़ की, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। तो जो बेस्ट वे हो सकता है सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का, वो ये हो सकता है कि आप मैसिव स्केल पे एफॉरेस्टेशन करें, हर जगह पेड़ लगा दें, जहाँ जहाँ पेड़ लगे होंगे वहाँ की सॉइल वो रूट्स बांध करके रखेंगी, ठीक है। जो बेस्ट वे हो सकता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का वो ये है कि आप फॉरेस्ट कवर का एरिया बढ़ा दो, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ट्री की वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं। जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें काटा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। भले ही आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़मीनें चाहिए हो, कल्टीवेशन के लिए ज़मीनें चाहिए हो, तब भी आपको ट्रीज़ को, प्लांट्स को कट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ आप ट्रीज़ प्लांट्स को कट कर रहे हो सॉइल इरोजन वहाँ पर कंटिन्यूसली होने लग जाएगा। बहुत सारे ट्रीज़ को आपको प्लांट करना है, कहाँ पर, हिल स्लोप्स पर। जो हिली स्लोप्स होते हैं ना बेटा वहाँ पर तो सॉइल इरोजन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि विंड हो, वाटर हो, ईजीली वो सॉइल को कैरी करके नीचे की तरफ ले आते हैं। इसीलिए बेटर होगा कि आप यहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगा दें जिससे यहाँ पर भी सॉइल इरोजन नहीं हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट्स को आपको लगाना है कहाँ पर, हिल स्लोप्स पे, अनकल्टिवेटेड लैंड पे, जिससे सॉइल इरोजन रुक जाएगा। इस पर्पस के लिए ही वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। कब, रेनी सीजन में, ठीक है। आप रेनी सीजन में क्यों करते हैं कि बेटा वो जो प्लांट आप नया लगा रहे हो, जो सीड आप लगा रहे हो, उसको थोड़े टाइम तो आपको पानी वगैरह सब देना पड़ेगा, तो रेनी सीजन में उसको ऑटोमेटिकली पानी वगैरह मिल जाएगा। फिर तो जब वो बड़ा पेड़ बन जाएगा तो नीचे से उसकी रूट्स इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो नीचे से पानी लाने लग जाएंगी, क्लियर है। चलो, चेक ओवर ग्रेजिंग। बेटा कैटल रेयरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए क्या, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। अदरवाइज़ हम घी, आइसक्रीम, अमूल, चॉकलेट कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। सबके लिए मिल्क चाहिए, चॉकलेट के लिए कोको चाहिए, वो एक अलग बात है, पर हमारी आइसक्रीम, हमारी चॉकलेट, सब में मिल्क का यूज़ होता है, ठीक है। हमें डेली घर में मिल्क की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से पूरी होगी, तो हमें कैटल्स चाहिए। अब कैटल्स को क्या चाहिए, ग्रीन ग्रास। अब उस ग्रीन ग्रास को, बेचारे कैटल्स को तो नहीं पता है ना कि मुझे इस हद तक खाना है, इस ग्रीन ग्रास को यहाँ पर छोड़ देना है, वो तो मेंटली इतना कैपेबल नहीं है। तो हम इंसानों को ये ध्यान करना पड़ेगा कि किसी भी प्लॉट पर जहाँ पर ग्रास हो या कोई भी अल्फा हो या कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो एनिमल्स ग्रेज करते हैं, उसकी ग्रेजिंग लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो ये घास है,
ये घास लगी हुई है, अगर एनिमल ने यहाँ तक घास खाई है तो ये बचेगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, ये ग्रास कल फिर बढ़ जाएगी। पर अगर एनिमल यहाँ तक खा लेता है बेटा तो ग्रास तो ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो ओवर ग्रेजिंग पे आपको चेक रखना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गॉट है, शिप है, कैटल है, इन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये ओवर ग्रेस करें। अब इन्हें समझ नहीं है बेटा, हम इनसे नहीं बोल सकते कि आप जो 10 सेंटीमीटर की घास है उसमें से 5 सेंटीमीटर की खाना, 5 सेंटीमीटर की छोड़ देना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की जो घास है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको खुद ध्यान रखना है कि भाई किसी प्लॉट पे अगर आप ग्रेजिंग के लिए अपने एनिमल्स को ले जा रहे हैं तो कब तक ले जाना है, उसके बाद किसी और प्लॉट पे लेके जाना है। ठीक है। स्पेसिफाइड एरिया एंड टाइम शुड बी मेंटेन फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए टाइम मेंटेन हो, स्पेसिफिक एरिया हो कि भाई 3 महीने हम यहाँ पर ग्रेजिंग कराएंगे, 2 महीने यहाँ पर कराएंगे, जब तक हम उसको बढ़ने के लिए टाइम देंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। ठीक है। जो स्ट्रीम्स होती हैं उसके आसपास आप डैम्स बना दो जिससे वाटर के फ्लो का रेगुलेशन प्रॉपर हो पाए और फ्लड्स पे भी चेक लग पाए। ठीक है। क्योंकि फ्लड आती हैं तो अपने साथ जो टॉप सॉइल होती है उसको लेके भी आती हैं और लेके जाती भी हैं। ठीक है। तो फ्लड्स पे हमको चेक रखना है, इसीलिए हमें डैम्स बना देनी है। लीगल बैनिंग बेटा, जो प्रिमिटिव मेथड है जैसे जूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है, उस पे पूरा प्रॉपर तरीके से बैन लग जाना चाहिए। आप लोगों ने आपकी क्लास 8 में शायद पढ़ा होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी होती है या और भी कोई व्यक्ति होता है जो इंटीरियर फॉरेस्ट एरिया में रहता है, वो एक पैच जो होता है फॉरेस्ट का उसको क्लियर करते हैं, जला देते हैं, फिर उसको यहीं मिला देते हैं, वो जो राख जो ऐश बचती है उसको यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। 2-3 साल कल्टीवेशन करते हैं, फिर वो किसी नए प्लॉट को सेम प्रोसेस, पहले पेड़ों को काटेंगे, फिर जलाएंगे और फिर राख को यहाँ मिला देंगे। तो इस मेथड से क्या होता है, हमारे फॉरेस्ट का लॉस होता है। तो इस पर लीगल बैन लग जाना चाहिए और उस बैन को प्रॉपरली एक्सरसाइज होना चाहिए ना, कि जूमिंग कल्टीवेशन नहीं होगी, स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपका खेत है, आपका फार्म एरिया है, फार्म लैंड है, आप यहाँ पर वीट ग्रो करते हो, राइस ग्रो करते हो, बाजरा, ज्वार जो आप लगाते हो इमटेरियल है। पर क्या होता है बेटा, इन बिटवीन 2 क्रॉप्स 15 और मंथ का हम टाइम देते हैं और उस टाइम में हमारी सॉइल ऐसे ही पड़ी रहती है, जिस वजह से क्या होता है, अगर कभी पानी गिर जाए, बहुत तेज़ बारिश हो जाए या तो फिर हवा चल जाए, तो उससे ये जो हमारी टॉप लेयर है जो सबसे फर्टाइल है ये वॉश अवे हो जाती है, हवा के साथ उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है। इसलिए बेटर है कि आप क्या करो, यहाँ पर जो हमारे ट्रीज़ होते हैं ना, फुल फ्लेजेड ट्रीज़ जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, ऐसे ट्रीज़ यहाँ पर प्लांट कर दें अपने जो फार्म लैंड है उसके चारों तरफ। इससे क्या होगा बेटा, हवा की स्पीड को भी ये ट्रीज़ प्लांट्स तो नहीं, ट्रीज़ रोक देंगे, वाटर के फ्लो को भी ये रोक देंगे। अगर बहुत तेज़ी से पानी आ रहा होगा तो पहले इनसे टकराएगा, फिर अंदर आएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, सेम विंड के साथ हो जाएगा। तो आपको शेल्टर बेल्ट्स को भी यूज़ करना है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अपने खेत के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगा दो। बेल्ट ऑफ ट्रीज एंड शब्स भी लगा सकते हो, ट्री भी लगा सकते हो, पर मैं बताऊँ शब्द से ज़्यादा बेटर है कि आप आम के पेड़ लगा दो। आम के पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होगा, आम की आम गुठलियों के दाम। अब ये क्यों मैंने कहा, सुनो, आम के पेड़ लगाओगे, गर्मियों में आपको केरी भी मिलेगी, फिर आम भी मिलेगा और आपकी सॉइल भी कंजर्व हो जाएगी। तो बेटर है आप लोग आम का पेड़ ही लगाओ। ठीक है, शब्स रहने दो। चलो, तो बेल्ट ऑफ ट्रीज एंड शब्स शुड बी प्लांटेड टू चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड। जब विंड इरोजन होगा, विंड इरोजन जिस एरिया में प्रोमिनेंट है वहाँ तो ट्रीज़ लगा ही देने चाहिए, जिससे जो विंड की वेलोसिटी है वो उसको कम कर सकेंगे। नेक्स्ट बेटा, रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट, सलाइन एंड वाटर लॉग्ड लैंड। वो ज़मीन जिस पे पानी भरा हुआ है, जिसमें सैलिनिटी आ गई है, जो वेस्ट है उसको भी हमको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। अब इसको रिक्लेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन जैसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप ऐसी क्रॉप को ग्रो करो जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, दूसरी बार मैं एक ऐसी क्रॉप को ग्रो करो जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो वो सैलिनिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। फिर एक जो फसल होगी, जैसे वो गेहूँ की है तो उसको अलग न्यूट्रिएंट लगेंगे, अगर वो तुअर है, चना है तो उसको अलग न्यूट्रिएंट लगेंगे। फिर अगर आप पल्सेस को ग्रो करते हो तो उनकी रूट्स में राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ऑल इन ऑल आपको क्रॉप रोटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन्ड रहेगी।
ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और सॉइल एरोजन भी नहीं होगा। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प, बेटा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे फार्मर्स को, हमारी सरकार हमारे किसानों को टेक्निकल हेल्प दे, फाइनेंशियल हेल्प भी दे। टेक्निकल हेल्प भाई कई बार किसानों को पता ही नहीं है कि उन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र अपनी ज़मीन पे डालना है। भाई उन्हें यही नहीं पता होता कि सॉइल अलग अलग टाइप की होती है, सॉइल टेस्टिंग वो कभी करवाते नहीं हैं। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग लैब्स लगाई गई हैं, जिससे कि आप अपनी सॉइल को टेस्ट करा के जान सकते हो कि उसमें किस चीज़ की कमी है, किस मिनरल में, किस न्यूट्रिएंट में वो डेफिशिएंट है। पर हम लोग ऐसा करते ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा टेक्निकल फाइनेंशियल हेल्प देना चाहिए हमारे फार्मर्स को, जिससे कि वो प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन के मेथड को ऑप्ट कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। अब हम इम्पोर्टेंट सॉइल्स को देखेंगे जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये टेबल की फॉर्म में आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। ब्लैक सॉइल ये लावा रॉक्स की वैदरिंग होने पर बनती है, ठीक है। मॉइस्चर रिटेन करती है ना, मतलब पानी को, मॉइस्चर को रिटेन करके बहुत ज़्यादा दिन तक रख सकती है, तभी तो हम बोलते हैं चिपचिपी सॉइल हो जाती है थोड़ा सा पानी गिरने के बाद ही। अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करें तो पोरस सॉइल है, ठीक है, जो फ्रॉम विच सिलिका हैज़ बीन रिमूव्ड। पोरस सॉइल है जिससे सिलिका, जिसके अंदर से सिलिका को रिमूव कर दिया गया है। अगर आप लेटराइट सॉइल की बात करो तो उसमें सिलिका नहीं होगा, ठीक है। पोरस सॉइल फ्रॉम विच सिलिका हैज़ बीन रिमूव्ड। ये कैसे बनती है बेटा, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन आपको पता ही है 0 से 23 तक का जो रीजन है, 0 डिग्री इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न का जो रीजन है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जो रॉक्स हैं जब उनकी वेदरिंग होती है तो उससे बनती है लेटराइट सॉइल। एलिवियल सॉइल फाइन सॉइल होती है जिससे डिपॉजिट करती हैं रिवर्स। रिवर्स अपने साथ जो मिट्टी लेके आती हैं, जहाँ पर उसे जमा कर देती हैं, वहाँ पर जो मिट्टी बनती है उसे क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बनती है। रेड सॉइल किससे बनती है, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से। एलुवियल सॉइल नदियाँ लाती हैं। लेटराइट सॉइल किससे बनती है, जब ट्रॉपिकल रीजन में वेदरिंग की वजह से रॉक्स ख़त्म होने लगती हैं तो उनसे क्या बनती है, लेटराइट सॉइल। और ब्लैक सॉइल को बनने के लिए लावा से बनी हुई जो रॉक्स थी उनका टूटना जरूरी है। ब्लैक सॉइल किससे बनेगी, मतलब जो वॉल्केनिक एरप्शन से जो बनी हुई रॉक्स हैं उनसे। क्लियर। तो बेटा अब हम बात करें ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होती है। इसके अंदर पोटाश मिलेगा, लाइम मिलेगा, आयरन मिलेगा, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम भी मिलेंगे, मैग्नीशियम भी मिलेगी। ये ब्लैक कलर की होती है और जब ये बिल्कुल सूखी हो जाती है ना, ड्राई, तो इसमें बहुत क्रैक आ जाते हैं। जैसे हम लोग, हमारी मम्मियाँ जब मिठाई बनाती है तो मिठाई को कैसे पीसेस में काटती हैं, ऐसी ये सॉइल दिखने लगती है। क्रैक्स व्हेन ड्राई, और स्टिकी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है। थोड़ा बहुत भी पानी इसको मिलेगा तो बहुत चिपचिपी रहेगी। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं और लाइम बहुत कम होता है। लेटराइट सॉइल की बात करो तो रेड इन कलर, क्यों, क्योंकि इसमें जो कंटेंट होता है आयरन ऑक्साइड्स का वो बहुत ज़्यादा होता है और लाइम होता है बहुत कम। अब मैं एलुवियल सॉइल की बात करूँ तो रिच इन पोटाश, क्ले, लाइम भी है, पोटाश भी है, पर नाइट्रोजन कम है और फॉस्फोरस भी कम है। हे भगवान, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस का केस कब तक चलता रहेगा दादा। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आप याद रख लें एलुवियल सॉइल के लिए कि एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन भी नहीं होता और फॉस्फोरस भी नहीं होता है, ठीक है, कम होता है, कम क्वांटिटी में होता है। तो रिच इन पोटाश, क्ले एंड लाइम, बट पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन भी नहीं होता, फॉस्फोरस भी नहीं होता। क्या पढ़ा आपने कि भाई जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो पोटाश में रिच है, पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उसमें कम होते हैं, है ना, डेफिशिएंसी होती है। अब रेड सॉइल की बात करें तो रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता, इसमें फॉस्फोरस भी नहीं होता और ह्यूमस भी नहीं होता। तो एलुवियल सॉइल में ह्यूमस होता है पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं होता। रेड सॉइल में ना ही तो नाइट्रोजन होता है, ना ही फॉस्फोरस होता है, ना ही तो ह्यूमस होता है। क्लियर है बेटा, जो हमारी सॉइल है ये बहुत फर्टाइल है, सुटेबल है। यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप जैसे कि कॉटन वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को बीट, शुगर कैन, ये सब कुछ अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर पर्पज़ से बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको
यूज़ कर सकते हो, पर आपके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी और फर्टिलाइज़र होने चाहिए, ठीक है। अगर लेटराइट सॉइल को आपको एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ करना है, प्रोडक्टिवली यूज़ करना है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो आपके पास इरिगेशन और फर्टिलाइज़र होने चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स होने चाहिए, क्योंकि जो जिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो न्यूट्रिशन आपको डालना पड़ेगा। बहुत फर्टाइल है एलुवियल सॉइल, जितनी तो कोई सॉइल फर्टाइल है ही नहीं। यहाँ पर आप राइस ग्रो कर सकते हो, वीट ग्रो कर सकते हो, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड सब ग्रो हो जाता है। ये सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप वीट, राइस, पल्सेस, शुगर कैन सब कुछ ग्रो कर सकते हो। अब हम एरियाज़ की बात करें तो ये वेस्टर्न पार्ट्स में मिलेगी, डेक्कन प्लेट्यू के, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी और तमिलनाडु में मिलेगी। ये जो सॉइल है ये हमें ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के समिट्स में मिलेगी, ऊपर ऊपर मिलेगी। फिर केरला, विंध्या, सतपुड़ा, मालवा प्लेट्यू, गोवा, असम के हिल्स, मेघालय में मिलेगी। एरिया आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नदर्न प्लेन्स पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो पूरा जो एरिया है ना हमारे इंडियन मैप का, ये पूरा कवर करती है हमारी एल्यूवियल सॉइल। फिर ब्रह्मपुत्र वैली, कोस्टल प्लेन जो है हमारे, ये एरिया तो है ही है, कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है। अगर हम इस सॉइल की बात करें तो ये मिलेगी आपको डेक्कन में, कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मालवा प्लेट्यू में। बेटा इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर एंड। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है।